नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें मैंने रख दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा है तो आपको बहुत देर लगेगी भी नहीं, तो इसे आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सीरियस होकर पूरा वीडियो देखिए, फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और समझेंगे। जैसे जब ये एक्ट आया था, अधिनियम का मतलब क्या होता है, एक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आया था तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का राजा कौन था, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा। ब्रिटेन का राजा, तो ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम वही हैं, ठीक है, जो 1911 में जिनके लिए दिल्ली दरबार लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और जब ये आए थे, ठीक है, अपनी रानी के साथ, तो बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, जिसमें मुख्य घोषणा ये थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। वही है जॉर्ज पंचम। अब यहाँ पर कौन है, भारत सचिव भी हैं। भारत सचिव कौन है यहाँ पर अब इस समय, भारत सचिव का नाम क्या है, इनका नाम है मॉन्टेग्यू। इनका नाम क्या है, मॉन्टेग्यू, ठीक है। सब कुछ PDF में है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। और वायसराय कौन था इस समय, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वायसराय कौन था, वायसराय से क्वेश्चन बना है, ये बना है 1919 का भारत शासन अधिनियम का जब बना था तब वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बने हैं। तो चेम्सफोर्ड नाम है इनका, चेम्सफोर्ड नाम है इनका, ठीक है। तो इस अधिनियम को जो है हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि वायसराय, क्योंकि सचिव का नाम पहले आता है, सचिव का नाम पहले आता है और वायसराय का नाम बाद में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ सब लिखा, देखो लिखा है PDF में, कोई दिक्कत नहीं थी, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे समझो। प्रावधान जो किए गए थे इसमें, नंबर 1 प्रावधान ये किया गया था कि जो केंद्र में जो सदन थे ना, केंद्र में सदन, उसको द्विसदनात्मक बनाया गया था। द्विसदनात्मक बनाया गया था। इसमें एक बन के आया था हमारा राज्य परिषद, एक बनाया गया था राज्य परिषद, ठीक है। और दूसरा बनाया गया था विधानसभा। ये पहला प्रावधान किया गया था, ठीक है। केंद्र में जो सत्ता थी, केंद्र में जो सदन था, उसको बांटा गया था। तो एक बनाया गया था राज्य परिषद, एक बनाया गया था विधानसभा। अब राज्य परिषद में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 60। उनकी संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित थे। 34 को निर्वाचित होना था, ठीक है। और 26 लोगों को मनोनीत करना था। इसमें ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। विधानसभा में क्या था कि इसमें 144 सदस्य माने जाते थे, ठीक है। जिसमें निर्वाचन किसमें होता था, निर्वाचन आपका होता था इसमें 104 पर, और मनोनीत होते थे 40, मनोनीत होते थे इसमें 40, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस वीडियो का, इस टॉपिक का पूरा निचोड़ है वो एक क्वेश्चन है, वो कैसा भी बताते हैं। आप पहले आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई थी, ठीक है। ये देखो ऐसे राज्य परिषद और विधानसभा, ये आज का ही प्रारूप है। जैसे आज हमारे केंद्र में क्या है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ है, ठीक है। हमने बताया यहाँ पर 60 थे और यहाँ पर कितने, 144 सदस्य थे। अब इनमें देखो जो निर्वाचन होता था ना, वो 3 वर्ष के लिए था। निर्वाचन में क्या होता था कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे आजकल क्या है, जो भी भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं वो वोट डालेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई वोट नहीं डालेगा। इसमें शिक्षित वर्ग के लोग वोट डालेंगे, जो बड़े आदमी होंगे, जो लोग अर्थव्यवस्था में योगदान दिए हुए हैं, वही लोग वोट डालेंगे, ठीक है। सब लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। तो इसमें देखो, जैसे कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इस समय भी ऐसे लोग वोट डालने जाते हैं जिनका कोई योगदान नहीं, जैसे शराबी हैं, जुआरी हैं, उनका कोई योगदान नहीं, तो ऐसा गलत है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा योगदान है शराबियों का अर्थव्यवस्था बढ़ाने में। चलो ठीक है, तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। लेकिन देखो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वही लोग वोट डालते थे जो पढ़े लिखे थे, जो शिक्षित समाज से जुड़े हुए थे और जो बहुत योग्य थे और उनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था।
ऐसे लोग ही वोट डाल सकते थे। ठीक है, जो निम्न जाति के लोग भी होते थे उसमें वो उनको भी, कुछ लोगों को उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत अंदर की बात थी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी निचोड़ ये है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार मिला था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस वीडियो का पूरा निचोड़ है इस लाइन में, इस वीडियो का पूरा निचोड़ है इस लाइन में कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, या आप कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, अब ये कई लोगों की, बुद्धिजीवियों की जो है प्रयासों से बना था, जैसे महात्मा गांधी वगैरह लोगों ने प्रयास किया था, तब जाके इसमें जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, हुआ करती थी। 3 साल के लिए होता था। अब वोट कौन डालते थे? जो अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे, टैक्स पे करते थे, अच्छा से अच्छा टैक्स वसूलते थे, बड़े अधिकारी थे, वो सब वोट डालते थे इसमें। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई नंबर 1 प्रावधान की कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी थी। इसके बाद देखते हैं राज्य में। देखो प्रांतों और राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन लागू करने का मतलब ये हुआ कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे इस समय क्या है, इस समय संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो कुछ विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, कुछ विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कुछ विषय दोनों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी बांटा गया कि भैया राज्य हो चाहे प्रांत हो, उसमें जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा कर दो, तभी काम चल पाएगा। तब देखिए इस जो ये द्वैध शासन है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम, डायरकी सिस्टम इसको बोलते हैं। और डायरकी नाम की पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस ये इसके लेखक है दोस्तों, कार्टियस। अब देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले लियोनस कार्टियस की बुक से पहले द्वैध शासन था नहीं, लेकिन इन्होंने इसको अच्छे से मतलब समझाया, तो इनको सम्मान दे दिया गया कि भैया ये जो लियोनस कार्टियस हैं ये डायरकी सिस्टम के पिता हैं, डायरकी सिस्टम के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, डायरकी सिस्टम मतलब द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, लियोनस कार्टियस, ये देखिए लिखा हुआ है। डायरकी नाम की पुस्तक किसने लिखी? लियोनस कार्टियस। अब इस शासन द्वारा विषयों के विभाजन में क्या था? 2 बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था आरक्षित, एक बनाया गया था आरक्षित, और एक बनाया गया था हस्तांतरित। हस्तांतरित, हस्तांतरित। आरक्षित में जो विषय थे वो वायसराय के पास थे, वो वायसराय के पास थे, वायसराय की कमेटी के पास थे। और यहाँ पर मंत्रियों, जो उनके मंत्री वगैरह होते थे, उनके पास थे। अब आरक्षित में जो विषय थे वो क्या क्या थे? देखो इनके विषय थे राजस्व, राजस्व, ठीक है, राजस्व, न्याय, पुलिस और वित्त। ये जो विषय थे, वित्त, ये जो विषय थे ये वायसराय के हाथ में थे। मंत्रियों के हाथ में कौन कौन से विषय आए थे? जैसे कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, शिक्षा, कृषि जैसे, कृषि व्यवस्था जैसे, ये किसमें आए थे? मंत्रियों के हाथ में। लिखा भी है, पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, वरना कहोगे ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। देखो वायसराय द्वारा क्या था? राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस, और मंत्रियों द्वारा स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि व्यवस्था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल तो नहीं गए कहीं। चलिए, ये चीज़ें यहाँ पर पहली बार हुई थी। दूसरी बात, इसी एक्ट के तहत एक ली आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, जिसके तहत हम लोग अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी आयोग जो है 1926 से बना था। ली आयोग के तहत एक आयोग का गठन किया गया था इसी एक्ट के तहत, इसमें यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखो कैग की नियुक्ति हुई थी। कैग जानते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कैग, जिसकी नियुक्ति होती है किसके? 148 के तहत होती है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो मंत्री जिसकी सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्त कर देते हैं। अब ये कैग का काम क्या होता है? कैग का काम होता है, ये अंकुश लगाता है केंद्र सरकार पर कि भैया राजस्व कैसे खत्म करोगे। जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का कैसे, जो राजस्व आता है उस पर निगरानी करता है ये कैग। ये अपनी रिपोर्ट जो है ये देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, कैग ये अधीन किसी के नहीं होता, स्वतंत्र होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह। लेकिन राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करते हैं ना, वो करते तो हैं लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साइन की आवश्यकता होती, बाकी उसमें कुछ होता नहीं है।
ठीक है, उसमें कोई विचार वगैरह नहीं है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति पद ऐसा होता है, इससे ऊंचा कोई पद होता नहीं है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब कुछ कहते नहीं हैं, कि अगर कुछ कहेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए महाभियोग लाया जाएगा। खाली महाभियोग लाया जाएगा इसके लिए ही बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई महाभियोग लाए, तो इसलिए वो बात मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थी कैग। जो आप इस समय कैग देखते हो ना, तो कैग की नियुक्ति तब करी गई थी, बहुत बड़ी बात थी भैया कि आप बताओ राजस्व भी बताओ भैया, राजस्व कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि कैग हमारा एक निगरानी करेगा कहाँ पे पैसा खत्म हो रहा है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो गवर्नर परिषद जो थी ना उसमें से 6 सदस्य थे पहले, अब इसमें 3 भारतीय हो गए थे। बहुत बड़ी बात थी कि अब 3 भारतीय इसमें शामिल हो गए हैं गवर्नर परिषद की जो। अच्छा ये बताओ, गवर्नर परिषद जो है ना इसमें सदस्यों की संख्या बदली है समय समय पर, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए 1773 का जो एक्ट था उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी गवर्नर जनरल में। ठीक है, और फिर ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। फिर 1833 आया एक्ट, इसमें सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई थी। 1861 आया, इसमें संख्या 5 की गई थी। और 1874 में एक और सदस्य जोड़ा गया था जो एक अस्थायी सदस्य था, जो एक विधि सदस्य था। ठीक है, मैकाले पहला अध्यक्ष था इसका। तो गवर्नर परिषद की सदस्य में 6 में से 3 भारतीय शामिल हो गए थे, बहुत बड़ी बात थी भाई ये। और केंद्र व राज्य बजट को अलग अलग किया गया था। केंद्र व राज्य, पहली बार जो है केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें भी कुछ पॉइंट हैं लिखे हैं मैंने, देखो यहाँ पर। जैसे 1833 का चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत का बजट पेश किया गया था पहली बार। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत का बजट पेश किया गया था पहली बार। फिर 1892 एक्ट के तहत क्या था कि बजट में आप भारतीय जो है ना प्रश्न पूछ सकते हैं, पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पूरक का मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चन। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, उसका आंसर दिया गया, फिर आपने फिर उसी पे क्वेश्चन किया, तो उसको बोलते हैं पूरक। तो पूरक की बात, आप बस क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आप पूरक को नहीं कर सकते। तो ये 1892 में था। फिर 1919 एक्ट के तहत भारतीय प्रश्न व पूरक प्रश्न, ठीक है, और मतदान भी कर सकते थे। ये 1919 में 19 के एक्ट में आया था, इसको मिंटो मार्ले सुधार बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो अब क्या था, 1919 का जो एक्ट था उसमें केंद्र व राज्य को बजट के, केंद्र व राज्य के जो बजट थे उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, अभी देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बनाया गया। पहले तो हिंदू मुस्लिम था, अब तो सिख ईसाई पता नहीं क्या क्या सबको सांप्रदायिक जो है निर्वाचन का आधार बना दिया गया था। ठीक है, अब देखो ये भी लाइन देख सकते हो कि भारत सचिव का नाम परिवर्तन हो गया था। भारत सचिव का नाम परिवर्तित होकर भारत उच्चायुक्त कर दिया गया था। देखो भारत सचिव पद बनाया गया था। 1858 का जो एक्ट था ना भारत शासन अधिनियम, उसमें एक पद बनाया गया था भारत सचिव। ये भारत सचिव जो होता था वो एक अंग्रेजी होता था और ये विदेश में यानी ब्रिटेन में रहता था। ये कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था ये भारत सचिव। और पहले नियम क्या था कि पहला नियम ये था कि जो भारत का राजस्व है ना उसी में से इसको वेतन मिलता था भारत सचिव को। लेकिन अब जो है कहा गया है कि इसका वेतन जो है अब भारत का जो वेतन है अब ये जो है ब्रिटेन के जो राजस्व होगा वहाँ से इसको वेतन मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि भारत सचिव ये रिपोर्ट कैसे करते थे, ऐसे सुनो। जो वायसराय है हमारा, जो हमारा वायसराय है, वायसराय अब किसको रिपोर्ट करता था? भारत सचिव को करता था। ये ब्रिटेन में था। ठीक है, ये किसको करते थे? ये करते थे ब्रिटिश संसद को। ये ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करते थे और ये करते थे ब्रिटिश क्राउन को। ये क्राउन यानी जो राजा था ना उसको रिपोर्ट करता था। जो भी भारत की चीज़ें थी इनको रिपोर्ट करो, फिर ये इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर ये इनको रिपोर्ट करेंगे। ये क्रम था। तो भारत सचिव जो पद था वो 1858 में, देखो 1858 का जो एक्ट आया था ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि उसमें जो है 1857 की क्रांति हो गई थी जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। जिसमें आप जानते हो कि हड़प नीति को भी बंद किया गया था, क्योंकि हड़प नीति जो डलहौजी ने स्टार्ट की थी उसको भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो वो तो एक पॉलिटी का, वो तो एक हिस्ट्री का हमारा पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, इतने सारे बदलाव इसमें हुए थे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, प्यारी सी कमेंट छोड़ दे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते ही ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।